if you are a homeopath and you are going to start your clinic, these important information are necessary. इनको सुनिए, इनको समझिए और अपना क्लिनिक स्टार्ट करिए. आपको एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप मिलेगा. फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पेज पर. आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ अपनी जो जानकारी है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करना चाहूँगी कि अपना क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए बेसिक टूल्स क्या हैं, क्या नेसेसरी चीज़ें हैं और किस तरीके से हमें क्लिनिक स्टार्ट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हर होम्योपैथ ये जानता है कि उसे अपने क्लिनिक को स्टार्ट करने से लेकर के क्लिनिक को स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ता है. और ये हमारे लिए तब डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाता है जब हमारे पास पेशेंट्स नहीं होते हैं या फिर पेशेंट होते हुए भी वो क्योर नहीं होते हैं. दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हो एंड दूसरा जो पेशेंट आ रहे हैं वो क्योर हों. तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे लैक्यूनाज हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़ जाते हैं और अगर हमने इन पे काम नहीं किया तो हमारा जो क्लिनिक है वो सही तरीके से रन नहीं कर पाता है. सो बेसिकली जब आप स्टार्टअप लेने जा रहे हैं, आप अपना क्लिनिक स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, कई सारे एस्पेक्ट हैं. मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल सकता है. आफ्टर कंप्लीटिंग BHMS और MD यू नीड टू स्टैब्लिश योर क्लिनिक, राइट. और उसके लिए इन चीज़ों पे सबसे पहले फोकस करना है. मान लीजिए कि आपने कोई एक एरिया, कोई जगह, कोई प्लेस डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे यहाँ पे अपना क्लिनिक खोलना है. तो कई बार ना इसमें सबसे मेजर कंफ्यूजन लोगों पे आता है कि भाई लोकेशन क्या होनी चाहिए. एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड समझ है वो ये है कि हमेशा जो क्लिनिक है एक अप्रोचेबल जगह पे हो, एक ऐसे एरिया पे हो जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो या फिर लोग आसानी से पहुँच पाएँ, लोग आसानी से रीच कर पाएँ या देख पाएँ कि भाई यहाँ पे एक क्लिनिक है. बट सम टाइम्स या सम हाउ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमें ऐसे प्लेसेस नहीं मिलते ड्यू टू सर्टेन रीज़न कि भाई आप किसी इंटीरियर प्लेस पे आप रहते हैं या किसी सिटी से काफ़ी लंबी दूरी पर आप रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने टाउन पे, अपने सिटी पे या अपने जो भी लोकेलिटी है आपकी, वहाँ पर ही आपको क्लिनिक खोलना होता है, राइट. तो आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपकी लोकेलिटी या आपकी लोकेशन शानदार होनी चाहिए. एक होम्योपैथ को स्टैब्लिश होने के लिए ना एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा गांव भी बहुत है या फिर एक बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा स्टार्टअप भी कोई काम का नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो ना, आप एक चीज पे फोकस करिए एंड दैट इज कि जो केस आपके पास आ रहा है वो क्योर होना चाहिए. चाहे आप किसी इंटीरियर एरिया पे बैठे हुए हो, आप किसी गांव पे कोने में जाकर के जहां पे आप सिर्फ अपने घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे एरिया पे जहां पे लोग नहीं जानते. आपको पता है मैं कुछ ऐसे होम्योपैथ्स को भी जानती हूँ जो बहुत ही इंटीरियर एरिया में रहते हैं, ऐसे गांव में रहते हैं जहां से शहर कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो अपने गांव पे रहते हुए केसेस को इतने अच्छे तरीके से डील करते हैं, इमरजेंसी केसेस को इतने बढ़िया तरीके से क्योर करते हैं जहाँ पे वो फास्ट रिजल्ट देते हैं और उनका क्लिनिक निकल पड़ा है. वो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जो नीड्स हैं, जो लाइफ है, वो बहुत अच्छा तरीके से रन कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को सही तरीके से स्टैब्लिश कर पा रहे हैं और अर्निंग भी अच्छी हो रही है. तो उसके पीछे जो रीजन मैंने पकड़ा, जब उनसे मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था तो मेरा भी फोकस था कि भाई लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, द वन थिंग. सेकंड कि भाई अच्छा सा खर्चा जो है, इन्वेस्टमेंट हमें अपनी क्लिनिक पे करना चाहिए सो दैट एक लुकअप आता है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है, राइट. अच्छा क्लिनिक होना तो लोग अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैं आज आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला जो फोकस है वो होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए, हमारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें सही रेमेडी बता दे हमारे पेशेंट की, सही दवा का चुनाव बता दे हमारे पेशेंट की. अगर आप सही दवा का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका चाहे कितना भी एडवांस क्लिनिक हो, कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कितनी भी प्यारी लोकेलिटी या बिल्कुल अप्रोचेबल प्लेस हो, आपका जो प्रैक्टिस है वो नहीं चलता. आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो द वन थिंग इज, द फर्स्ट टूल इज, आपको रेपर्टराइजेशन टेक्निक को अपना आधारभूत बनाना चाहिए. उसके साथ ही आपको केस करना है. अगर कोई केस आपके पास आता है तो आपके पास रेपर्टरी इज मस्ट. आपके पास कैंट रेपर्टरी हो ना, आप कहीं भी बैठे हैं, मैंने पहले आपको बता ही दिया कि आप किसी भी लोकेशन में हैं, आप एक इंटीरियर प्लेस पे बैठे हुए हैं, आपके पास रेपर्टरी होना चाहिए. आपके पास कोई भी रेपर्टरी, जो भी मेथड आप फॉलो करें, कैंट रेपर्टरी, सिंथेसिस रेपर्टरी, ये बिगिनर्स के लिए तो मुझे बहुत ही यूनिक थिंग्स लगती हैं जो आपको एकदम गाइड कर देते हैं.
एरर्स को खत्म कर देते हैं, ह्यूमन एरर को खत्म करते हैं, ये आपको सही गाइड करते हैं टुवर्ड्स द मेडिसिन। और फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको सिलेक्शन में हेल्प करती है। इसमें दो चीजें मिलती है, एक तो आपको राइट रेमेडी सिलेक्शन मिलने लग जाता है, दूसरा आपको केस टेकिंग का सही तरीका पता चलने लग जाता है क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे होते हो। तो क्लिनिक जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा हर केस रेपर्टराइज होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मेडिसिन रख ली, उससे नहीं होगा कि ढेर सारी मेडिसिन रख लें, क्या उससे होगा, क्या प्रेजेंटेबल रहेगा? नो, जो भी मेडिसिन आपकी क्लिनिक में है उसके प्रिस्क्रिप्शन के पहले आपको प्रॉपर केस टेकिंग करनी है। स्टार्टअप में क्या करना है, केस टेकिंग, हर केस को लीजिए। ठीक है, केस ले लिया आपने जिस भी तरीके से केस लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शुरुआत छोटी होती है, कुछ एरर के साथ होती है और धीरे धीरे हमारी लर्निंग जो है हमें गाइड कर देती है कि हमें किस तरीके से आगे काम करना है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप रेपर्टराइज करिए, केस टेकिंग करिए, हैबिट डाल लीजिए। इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगी, सॉफ्टवेयर को लेके जो कंफ्यूजन रहता है, सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हैं तो काफी ईजी हो जाता है चीजों को करने का। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में वही रेपर्टरी है जो हमारे पास मैन्युअली अवेलेबल रहती है। तो अगर आप खर्चा नहीं भी करना चाहते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ कॉस्ट जनरेटेड सॉफ्टवेयर है ना, वो चार्ज करते हैं उसके लिए, तो आप चाहें तो अपनी मिनिमल कॉस्ट पे जो आपकी बुक्स अवेलेबल है, रेपर्टरीज जिनका मैंने नाम लिया, 4-5 रेपर्टरी हैं, जैसे कि कैंट सिंथेसिस हो गई, साथ में बोरिंग हो गई, बोरिक हो गई, बोरिक मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी भी रख सकते हैं, बोरिंग हसन की रेपर्टरी रख सकते हैं, पाठक रेपर्टरी रख सकते हैं। और शुरुआत में सिर्फ एक रेपर्टरी से काम शुरू करिए, वो सबसे मुझे जो बेहतरीन लगती है वो है कैंट रेपर्टरी, राइट। और बोरिक की कमांड आपको पैथोलॉजिकल में हेल्प करती है, तो उसको भी पैरेलली साथ में ही उस पर काम करते चले जाइए। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके कि स्टार्टअप के लिए क्या करना है। लोकेशन अच्छे से अच्छी मिल गई तो बहुत ही अच्छा, पर अगर आप इंटीरियर पे बैठे हो नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर आप परचेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम। मैनुअल रखिए, मैनुअल बुक्स अपने पास रखिए, कैंट रेपर्टरी रखिए। जब आप काम करते हो ना तो फटाफट आपको रूब्रिक्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कैसे पलटाएंगे कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा एक हैबिट हो जाता है। लाइक हम किचन में काम करते हैं फीमेल्स, कितना सारा हम किराना ला करके एक साथ रख लें, लेकिन अगर हमने रख लिया है, प्रॉपर प्लेसिंग कर ली है, तो हम लास्ट में भी जो ट्रंक होता है ना हमारा, हाथ डाल के हम निकाल लेते हैं कि भाई ये सामान यहाँ रखा हुआ है। ओके, हमें पता होता है कितना खत्म होने वाला है, कितना बचा हुआ है। सिमिलरली जब हम रेपर्टरी का यूज करने लग जाते हैं, मैनुअल की बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपको फटाफट आपको चैप्टर पता होता है कि इस चैप्टर पे जाना है, इस रूब्रिक पे जाना है, अल्फाबेटिकली आपको पता होता है कि सब रूब्रिक के साथ कौन सा सब रूब्रिक है। देखिए ये कमांड कब आती है, जब आप वर्क करते हैं, एटलीस्ट आप 1 से 3 महीना काम कर लोगे ना, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। तो 2 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। एंड तीसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मेडिसिन की बात आए, कितनी मेडिसिन रखें, कौन सी मेडिसिन रखें, कितने बल्क में मेडिसिन रख लें। देखिए बल्क से कोई मतलब नहीं है कि आप 50,000 की या 1 लाख की मेडिसिन रख लेते हो। ठीक है, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। द थिंग इज कि आपकी लोकेलिटी में कौन सी डिसीजेस, कौन सी बीमारियां ज्यादा हैं, कौन से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, राइट, कौन सी रेमेडीज हैं जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में जा रही हैं, साथ में ही जो पॉलीक्रिस्ट होती हैं वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक लेकर के जाती हैं। आपको बायोकेमिक जो रेमेडीज होती हैं मैक्सिमम केसेस में हेल्प करती हैं, जहां पे आपके केसेस को भी कंप्लीट करती हैं। तो इन मेडिसिन को रखना हमारी क्लिनिक में जरूरी होता है। लेकिन जहां पे एक मिथ आ रहा है आज के टाइम पे, एक सिनेरियो जो डेवलप हुआ है लोगों के माइंड में है, और जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। अगर आपके केस में रिजल्ट है, आपके पास पेशेंट आएंगे, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, केसेस में रिजल्ट्स नहीं है, पेशेंट क्योर नहीं हो रहे हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो आपका कितना भी एडवांस, कितना भी पॉपुलर, कितना भी ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपको रिजल्ट नहीं देता। पेशेंट आपके पास उतने ज्यादा रीच नहीं करते। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे एक और जो बड़ी चीज है, आप जब क्लिनिक स्टार्ट कर देना, आपको बिल्कुल भी ये कहने की जरूरत नहीं कि हम क्रॉनिक केस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे टाइम से जब हम पास आउट हुए थे, उस टाइम पे खूब चलता था कि क्रॉनिक केस की हैंडलिंग होम्योपैथ्स बहुत अच्छा करते हैं, क्रॉनिक केस क्योर करते हैं। क्यों भाई, हम क्रॉनिक केस ही क्यों क्योर करते हैं, हम एक्यूट नहीं करते क्या? और हमारी कोशिश रहती थी मैक्सिमम जितने भी पुराने केसेस हैं, जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं, हमारे पास आ जाएं। तो कितना % हमारा जो रेशियो होगा वो क्योर का होगा। आप सोचिए कि अगर पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ज्यादा है, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी, देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि क्योर नहीं होता, क्योर तो होता ही है, डेफिनेटली होता है। राइट रेमेडी सिलेक्शन हुआ, सही केस टेकिंग हुई, टोटलिटी सही हुआ, रेपर्टराइजेशन सही हुआ, तो डेफिनेटली क्योर होगा, क्योर होगा, क्रॉनिक हो चाहे एक्यूट हो। लेकिन क्रॉनिक से ही सिर्फ आप स्टार्ट करते हैं, क्रॉनिक केस पर ही आपका टेंशन है, और आप भूल जाते हैं कि एक्यूट केस पे भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप 1 दिन में रिजल्ट देते हैं, विद इन 24 आवर रिजल्ट देते हैं, जहां पे आपके केसेस
आपके क्लिनिक पर रीच करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉनिक केसेस। क्रॉनिक केस ले लिया, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी के साथ ले लिया, मैंने आज एक रील भी लिया था इस पर, अगर आपने देखा हो कि भाई पैथोलॉजी तो डेवलप होगी ना, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि डैमेजेस ज्यादा हो गए। क्रॉनिक केस मतलब पुराना केस, लंबी समय से जो बीमारी चल रही है, ठीक है, उसमें डैमेज ज्यादा हो गए। डैमेज ज्यादा हो गए तो जब आपने मेडिसिन दिया तो उसका हमें रिस्टोरेशन करना है, उस डैमेजेस को हमें क्या करना है, सही करना है। तो उसमें फंक्शनिंग कर रही है हमारी मेडिसिन एक टाइम तक, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेंगे। एक्यूट केसेस में देयर आर नो डैमेजेस, सिर्फ एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से केस टेकिंग करके और सही रेमेडी का सिलेक्शन करके थ्रू रेपर्टरी, बिना रेपर्टरी के कोई केस नहीं करने का, कोई रेमेडी सिलेक्शन नहीं करने का। रेमेडी की आपकी अगर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, होती है, मटीरियल जब आप 4 से 5 रेपर्टरी एंड बुक्स के थ्रू करते हो ना, आपका कमांड आता है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि जो हमारे 40 ईयर 50 ईयर से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनको टिप ऑफ टंग क्यों रेमेडीज हो जाती हैं, क्यों उनका प्रिस्क्रिप्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रिपीटेटिवली उनने उन रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन किया होता है, उन्हें रिजल्ट मिला हुआ होता है, उन्होंने उसकी लर्निंग की हुई होती है, तो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उनकी एक समझ बन जाती है कि ये दवा इस केस में इस तरीके से कार्य करती है। लेकिन जब बिगिनर स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस तो वो सोचते हैं यार उसने इतना अच्छा रिजल्ट उस रेमेडी से दिया तो हम भी इस रेमेडी से इस केस में रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन आपने उसके पीछे का नहीं देखा कि रेपेट्राइजेशन हुआ है, जो केस लिया गया है उसमें रेमेडी पूरी तरीके से मैच कर रही थी तभी रिजल्ट मिला है। तो वन इज कि आपने जब भी स्टार्टअप किया, कर रहे हो या फिर से करना चाह रहे हैं, लंबे समय से क्लिनिक है बट उतना रिस्पॉन्स नहीं है, चीजें समझ नहीं आ रही है, तो इसका सिंपल फंडा है कि रेपेट्राइजेशन पे जाइए, रूब्रिक सेलेक्ट करिए, देन रेमेडी पे काम करिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो खर्चे पे बात आती है, कई सारे मुझे इस समय जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, उन लोगों का कहना होता है कि मैडम क्लिनिक शुरू करने के लिए आप बताओ कितना खर्च करना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए और किस तरीके से स्टार्ट करें। देखिए मैं हमेशा बोलती आई हूँ, मैं हमेशा बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने का तभी होगा जब आपके पास है। इफ़ यू हैव मनी तो उसका सही यूज़ क्यों नहीं कर सकते। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, एक अच्छी लोकेलिटी सर्च करिए, उसमें आप खर्च करके आराम से अपना एक सेटअप बनाइए। बट अगर आपके पास नहीं है उतना तो क्यों करने का, आपके पास उससे भी बेहतरीन टूल है एंड दैट इज कि आप सही रेमेडी का सिलेक्शन तो करिए, रोड में बैठ के करिए, कुर्सी लगा के करिए, और ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। लिटरली मैं बता रही हूँ कि आप कहीं भीड़ में भी अकेले बैठे और आपने रेमेडी दे दी, रिजल्ट आ गया तो लोग खोजते हैं कि भाई उन्होंने दिया था, मैडम ने दिया था वो रेमेडी और हमें रिजल्ट मिला था, वो कहाँ बैठती हैं। तो पहले आप कहीं और बैठते थे बट आप इंटीरियर में बैठ रहे हो तो लोग आपके पास आ रहे होते हैं कि मैडम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, तो पैसे खर्च करने का है तो हम अपना अच्छे से करेंगे भाई, सेटअप बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, आज के समय के हिसाब से ही चलेंगे, है ना। कहते हैं ना कि टाइम के हिसाब से हमें काम करना होता है। लेकिन आप बहुत नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो नथिंग टू वरीड अबाउट, जस्ट रेपर्टरी अपने पास रखिए, सॉफ्टवेयर ले सकते हैं तो भी अच्छा, नहीं तो अपने मैनुअल के थ्रू चलिए। रेपर्टरी 3 से 4 आपके टेबल पे होना, 3 से 4 मटीरियल आपके टेबल पे होना, जिनकी लर्निंग बराबर होनी चाहिए, समझ आना चाहिए। केस में रेमेडी दे भी दिया है तो भी आपको उसमें एक बार अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जब आप फॉलोअप में पेशेंट आएगा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए, आपको अपने आप को सही तरीके से रेडी रखना होता है। तो ये इनिशियल की बात है कि आप इस तरीके से काम करोगे ना तो फिर मुश्किल नहीं होती है कि आगे भाई ये डिफिकल्टी हो रही। अगर 10 में से 8 केस क्योर हो रहे हैं तो यू आर सक्सेसफुल, फिर वहां पे 2 केसेस का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हमारी रेमेडी भी हो सकता है उतने वेल एंड सही तरीके से काम ना कर पा रही हो, या फिर हो सकता है केस में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। आपने देखा है ना, लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक क्वेश्चन आता था, ये हमारी एक्चुअली इंटरेस्ट का तो नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन ऑर्गेनाइज से ये क्वेश्चन बनता था, लिमिटेशन रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी, जहां पे ये 10 या 20 मार्क का क्वेश्चन बनता था। तो देयर आर लिमिटेशंस, एक्सीडेंटल केसेस में आपको पता ही है, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी में आपको पता ही है, तो वहां पे हमें क्यों अननेसेसरी परेशान होने का है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे केसेस जो एक्यूट है उस पर काम करिए, समझिए कि फीवर आया, कफ एंड कोल्ड हुआ है, बॉडी एक हुआ है, उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं वो पैरासीटामोल ही काम करेगी, हमारी भी रेमेडी काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, हम कर नहीं पा रहे हैं। द थिंग इज कि हम कर नहीं पा रहे और हमें अभी करना है, तो करना है तो इट्स ओके। जो भी एक्यूट रेमेडीज हैं, एक्यूट केसेस हैं, उस पर काम करिए। जो भी 8 से 10 रेमेडी रेपर्टाइजेशन में आई हैं, सारे पे आप वर्क करिए, आपका एक अच्छा कमांड बनेगा, नेक्स्ट टाइम आप उस केस को करने के लिए रेडी रहोगे। साथ में ही मोडालिटी पे काम करिए। आप क्लिनिक पे बैठे हो, आपने अपना स्टार्टअप लिया है, आप केस कर रहे हो, मोडालिटीज को जरूर अच्छे से समझिए। एक मोडालिटी एज अ होल काम करती है, आपको पता है, और अगर आपने उसको पकड़ के भी काम किया तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
क्या है ना, प्रैक्टिस ना हमें एक्सपीरियंस देती है। हम क्या होता है कि कहते हैं ना कि एक होते है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और एक होती है थ्योरेटिकल। थ्योरी में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, की नोट प्रिस्क्रिप्शन, मियाज्मेटिक बैकग्राउंड, ये सारा कुछ पढ़ा होता है। लेकिन जब हमारे पास केस आता है ना, तो कई बार चीजें एकदम अलग होती हैं। केस हमें खुद रिफ्लेक्ट करता है कि उस केस में हमारे को कैसा काम करना है, उस केस में हमारे साथ कौन सी रेमेडी जा रही होती है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। कहते हैं ना समझना, हमने इतना फेस कर लिया, हमने इतना देख लिया, क्या वो हमें समझ आता है, बात करते हैं ना। इसी तरीके से स्टडी में होता है, पढ़ाई में होता है, या हमारे केसेस के साथ होता है कि हमने उन केसेस को इतना ज़्यादा देख लिया है, उनमें रेमेडीज ऐसे अप्लाई कर ली हैं कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी बन चुका है, तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ये की पॉइंटर है जो आपके स्टार्टअप के लिए हेल्प करते हैं। और वैसे भी आज वर्ल्ड बुक डे है, स्टडी डे है, जहाँ पे किताबों को पढ़ना, और कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना ज़्यादा सीखते हो। तो हमें रुकना नहीं है। होता है ना कि भाई 10 साल हो गया मैं क्यों पढूं, या 15 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए तो मैं क्यों पढूं। पढ़िए, समझिए, एक एक रूब्रिक पे काम करिए। सिर्फ रूब्रिक और रेमेडी का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बनाते चलिए। आपका जो प्रैक्टिस है दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि फर्स्ट 5 ईयर जो हमारा क्लिनिक रहा है वो नेक्स्ट 5 ईयर में भी रहे। नेक्स्ट में बहुत दुगने तिगने तरीके से भी जा सकता है और डाउन भी हो सकता है, अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो क्लिनिक का एक सही तरीका है केस को करने का नहीं पकड़ा तो। और देखिए, क्लिनिक में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझ आ रही है, एंड दैट इज कि आप टाइम जब देते हो, आप बैठते हो, हर केस को समझना बहुत जरूरी है। पेशेंट ने सिम्टम दे दिए, आपने बढ़िया आराम से ले लिए, अपने सारे नियम फॉलो किए, डूज एंड डोंट्स किए आपने। डूज एंड डोंट्स भी आता था ना 10 मार्क का, तो डूज एंड डोंट्स आपने किए, और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा कि यार इस केस में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। हर केस हमें कुछ ना कुछ देता है, उसमें वाइड ओपन आई से हमें काम करना है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन को कभी मत छोड़िए। लुकअप ऑफ द पेशेंट, जेस्चर्स, द वे ही सिट, द वे ही टॉक, द वे ही एक्सप्रेशंस, बिहेवियर पैटर्न, इनको मत छोड़िए। ये भी सिम्टम है, ये साइंस है जो आपको गाइड कर देंगे आपकी रेमेडी के लिए। नर्वसनेस मिलेगी तो आप क्यों नहीं लेंगे, हरीनेस मिलेगी तो आप क्यों नहीं लेंगे, इम्पेशेंटनेस मिलेगा तो आप क्यों नहीं लेंगे। यही सब तो है जो हमारी रेमेडी के कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि पेशेंट क्या बोल रहा है, उस पर रेमेडी देंगे। पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज अवर ऑब्जर्वेशन। पढ़ा है ना आपने ऑब्जर्वेशन, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वेशन, जहां पे हमने सोच के नहीं रखा है कि ये नेट्रम्यूर है, हमने सोच के नहीं रखा कि चबी फेस है तो नेट्रम है, आयोडम है, ये नो नो नो, ट्यूबरकुलिनम कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखते चलिए, आप समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो रेमेडी के प्रिस्क्रिप्शन में काम आता है। तो अगर सिम्टम्स नहीं मिले, चलो सिम्टम नहीं मिले इस केस में, हमने केस टेकिंग करा और हमें समझ ही नहीं आ रहा इस पे किस पे प्रिस्क्रिप्शन जाएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बहुत हद तक हेल्प करता है। उसकी सारे जो सिम्टम्स हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने में। ठीक है, तो जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, अपना सेटअप बना रहे हो, कंफ्यूज होने से बेटर है कि एक अच्छी मैच्योर समझ बनाइए कि आपको ज़रूरत क्या है। आपकी क्लिनिक को, आपके पेशेंट को ज़रूरत है 3 पिलर्स की, जिनको कभी नहीं छोड़ने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, क्योंकि एडवांस टूल है, मिलते हैं तो हम लेते हैं, हम उस पर भी काम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इनके बिना भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि इंटीरियर में बैठे लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मेरा उनसे फ़ोन पर डिस्कशन होता है, वो मुझे कॉल करते हैं कि मैडम हम यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से, तो मैं बहुत प्राउड होती हूँ यार कि देखो, जरूरत नहीं है ऐसे महंगे टूल्स की या इतने पैसों की। आपका ज्ञान, आपकी मेहनत बहुत काम आती है, मेहनत बहुत काम आती है। तो प्रैक्टिस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप रेमेडी जानने से ज़्यादा उत्सुकता रखिए सिम्टम्स जानने में, कि भाई मरीज सिम्टम्स क्या दे रहा है, उस सिम्टम्स पे काम करिए। मान लीजिए कि मैंने किसी केस के लिए आपको रेमेडी बता दिया, अब आप वही रेमेडी ना 10 पेशेंट को देने वाले हो। 10 के 10 में से हो सकता है 2 ठीक हो जाए, 8 के 8 फेल हो जाए। कितना बड़ा रेशियो देख सकते हैं फेलियर का है, 2:8 का रेशियो बन रहा है। तो वहां पे 2 केस ठीक हुए, 8 केस फेल हुए, क्या फायदा है। और हम यही करते हैं, जब हम किसी के अंडर में सीखते हैं हम यही करते हैं, हम रेमेडी सीख लेते हैं। नो वेज, आप सिम्टम्स लेना सीखिए, केस टेकिंग करना सीखिए, रेपट्राइजेशन करिए। रेपट्राइजेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक बहुत अच्छी कमांड है मटीरिया की अंडरस्टैंडिंग जरूर बनाइए, उनके इंडिकेशंस, उनका कोर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन। देर आर सो मैनी मटीरिया मेडिका जिनके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, ऐसा नहीं कि हमने 5 साल शुरुआत में की, 10 साल की, आप 40 ईयर्स के ये हैं, आप 50 ईयर्स के हैं, सो व्हाट। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीज के सामने बैठे हैं, तो सही प्रिस्क्रिप्शन ही करना है ना, आपको सही दवा ही तो देनी है ना आपके मरीज को। बस उस टाइम पे ही शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इस तरीके से हम अपने स्टार्टअप को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। अपनी
क्लिनिक को बहुत अच्छे बिगिनिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई इतने फेथ के साथ अगर आ रहा है हमारे पास तो हमें क्योर करना है। एक्यूट केसेस पर वर्क करिए। मैं बार बार कई सारे वीडियोस में बोलती हूँ, एक्यूट केस को मत छोड़िए, उस पर काम करना शुरू करिए। थ्रोट पेन, फीवर, हेडेक, वायरल बोलते हैं ना, वायरल हो गया, वायरल के जो सिम्टम्स हैं कलेक्ट करिए अपने आप घर में बैठे बैठे, और फिर उस पर काम करिए कि क्या जा रहा है इस पेशेंट के साथ, इन सिम्टम्स के साथ क्या जा रहा है, कौन सी रेमेडी निकल करके आ रही है, ग्रेडिंग दीजिए उनको, फिर देखिए आपका काम। तो छोटे छोटे जो केसेस होते हैं ना, आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। 4 सिम्टम्स आपके पेशेंट के क्योर हो जाएंगे, आपको एक रेमेडी निकाल करके आ जाएगी, आपको एक्सपीरियंस बना देगी, आपका कमांड बना देगी, आप कमांड बन जाओ, आपका कमांड बन जाएगा एक्यूट केसेस को क्योर करने का। सो ये मत सोचना कि क्रॉनिक के लिए है, बहुत बड़ा मिथ है ये, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि होम्योपैथी फॉर क्रॉनिक डिसीजेस। एक बार क्या हुआ था, मेरे पास एक केस आए, कैंसरस पेशेंट थे, मिडनाइट कॉल आया 2 बजे की मैडम उनको कैंसर है, 4th स्टेज कैंसर है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, आप कोई दवा दे सकते हैं क्या, आप कुछ कर सकते हैं क्या। अब देखिए वहां पे क्या स्थिति बनती है कि इस कंडीशन में क्या मैं कह सकती हूँ कि उस मरीज को मैं ठीक कर सकती हूँ, और क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो हारे हुए हैं, जिंदगी से हार चुके हैं। 4th स्टेज का कैंसर है, पूरा मतलब पूरी इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है, ऑर्गन पूरे डैमेज है, मेटास्टेसिस हो चुकी है, सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि जो वाइटैलिटी है पूरी तरीके से लो है। होम्योपैथी कितना और क्या काम करेगी, आप अपनी पहले अंडरस्टैंडिंग बनाइए, राइट। तो वहां पे एक सही डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह दूं नहीं नहीं मैं तो कैंसर ठीक करूंगी, बिल्कुल आइए आप, वो तो क्योर होगा, होम्योपैथी तो क्योर करती है, क्रॉनिक केस पे हम बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर मैं ये कह देती हूँ कि नहीं नहीं आपका तो केस बहुत खराब हो गया है, और देखिए टाइमिंग देखिए कि मिडनाइट 2 बजे बंदे ने कॉल किया है, ना तो हम उन्हें मिसगाइड कर सकते और ना ही हम अपने आप को वहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ प्रेजेंट कर सकते। तो यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा तरीका है कि पेशेंट को क्लियरली समझाना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो समझ होनी चाहिए कि जो बीमारी जो डिसीज पेशेंट को है वो क्या है, 4th स्टेज का मतलब क्या है, किस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, साथ में जो उसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर पहले तो आप उनको एक्सप्लेन करिए व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट योर मेडिसिन आर गोइंग टू डू, क्या करने वाली है आपकी मेडिसिन, वो एक्सप्लेन करिए एंड देन आप उस पर प्रिस्क्रिप्शन आराम से दे सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कितना रिजल्ट आपको मिलने वाला है, कौन सी रेमेडी आपने दी है। तो यहाँ पर क्योर पॉसिबल करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन ईज करना इज इंपॉर्टेंट। वहां पे पेशेंट को ईज हो सकता है, एक थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है पेशेंट को, और हो सकता है कि वो पेशेंट ज्यादा सर्वाइव ही ना करे। तो ये आपको अपने जो अटेंडर हैं, जो उनके आए हुए हैं, और खुद को भी ये समझाना है कि जो मेडिसिन दी है उससे कहीं कोई मिरेकल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि केस पूरी तरीके से इरिवर्सिबल पैथोलॉजी में गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सिर्फ लोगों को समझाते हैं, हम खुद नहीं समझते। एज अ होम्योपैथ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सा केस ले रहे हैं, आप उसमें कितना काम कर रहे हैं, रेमेडी का क्या एक्शन है, क्या रिजल्ट आएगा। यू हैव टू नो कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हमारा कहाँ तक जाएगा, उस पर हम क्या कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्लियर माइंडेड आप अपना काम करिए, क्लिनिक शुरुआत करिए, अच्छे से स्टैब्लिश करिए। जो भी बिगनर है, आई होप कि जिन्होंने मुझे कॉमेंट किया था कि मैम आप बताइए किस तरीके से करें, बिल्कुल वरीड मत होइए, बहुत खर्चा करने का नहीं है तो करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से किसी जगह पे बैठिए, कुर्सी टेबल लगा करके बैठ जाइए, और इन टूल्स को जरूर अपने साथ रखिए। ट्रेन में भी हैं तो टूल्स रखिए, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। शुरुआती दौर पे तो मैं बहुत टाइम तक इतनी मोटी सी बुक लेकर के चलती थी, अब ठीक है मोबाइल है, लैपटॉप है, चीज़ें हैं तो अपन उस पर कर लेते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक मैं ही करती थी। और कहीं ना कहीं किसी को फॉलो किया था, किसी को देखा था, सुना था, उनके काम करने का तरीका मैं उनको कैच कर लेती हूँ। कई बार ना ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छे लोग हमें मिलते हैं जो हमें सही तरीके से गाइड करते हैं, कुछ मिसगाइड भी करते हैं कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, क्रॉनिक केस पे ही काम करो, एक्यूट पे तो काम ही नहीं करते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस बनाइए ना, अपना ज्ञान बनाइए ना। कहते हैं ना कि जब क्रिकेटर, किसी का बच्चा क्रिकेटर बनना चाहे तो बोलता है सचिन तेंदुलकर बनना है। भाई आप अपने बच्चे का नाम बताइए, उसको बनना है क्रिकेटर। लाइक आई एम अ डॉक्टर ज्योति तिवारी, तो मुझे अपनी डॉक्टर ज्योति तिवारी के नाम, मुझे खुद का नाम बनाना है, उस लेवल पे ले जाकर बनाना है जहाँ पे वो है, राइट। उसके लिए क्या करनी होगी, उतनी मेहनत। सो आई होप कि आप सभी के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिए। हम जैसे जो होम्योपैथ्स हैं, जो अपनी एक सही अप्रोच के साथ आपके तक पहुंचते हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या आप हमें सुन रहे हैं, क्या हमें देख रहे हैं, क्या कुछ आपको इससे रिजल्ट मिल रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कॉमेंट ले लेते हैं।
राजेश पटलिया जी ने पूछा है आपका एजुकेशन भोपाल से है। हाँ जी, मेरा भोपाल से ही एजुकेशन है एंड मैं 2009 में पास आउट हूँ। लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर क्या पूछ रहे हैं आप शर्मा जी? लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी, या देयर आर सो मेनी लिमिटेशन। सबसे पहले जितनी भी इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जहाँ पे ड्रॉनिंग के केसेस हैं, एक्सीडेंटल केसेस हैं, जहाँ पे कोई पार्ट, अगर बॉडी पार्ट कोई डैमेज हो गया है तो पेशेंट नीड सर्जिकल इंटरवेंशंस। वहाँ पे आप इमीडिएट अगर मेडिसिन देना चाहेंगे तो पेशेंट को ईज मिल सकता है, उसके सिम्टम्स में ब्लीडिंग कम हो जाएगी, राइट, थोड़े से पेन में। लेकिन आप सोचो कि पार्ट डैमेज हुआ है, सारे टिश्यूज डैमेज है, कितनी पेनफुल कंडीशन है, और वहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन तो ज़रूरी है ना। सो देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस, उसको ज़रूर समझिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, यस, एक्यूट केसेस में आपने क्या करना है, एक्यूट केसेस में सिर्फ आपको हमेशा ध्यान देना कि पेशेंट क्या लेकर के आया है, दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन। लाइक अभी जो वायरल कंडीशन बन रही है, इसमें क्या देखने मिल रहा है, कोई बता पाएगा क्या? अभी के वायरल में क्या देखने मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा? एक दिन का फीवर होता है, मॉर्निंग फीवर आए या कई बार शाम को फीवर आता है, लेकिन इसमें मिलता क्या है? आज के जो वायरल कंडीशन बन रही है उसमें आप देखोगे, उसमें वीकनेस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, या उसमें वीकनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। चक्कर आ रहे हैं, वर्टाइगो ड्यूरिंग फीवर, वीकनेस, जहाँ पे वीकनेस में क्या होता है, एकदम पेशेंट की लेथार्जिक कंडीशन हो जाती है, इतना ज़्यादा पेशेंट वीक हो जाता है कि वो चलने फिरने लायक भी नहीं होता, वर्टाइगो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है। हेडेक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, फीवर तो 99-100 ही है, वायलेंस इतना ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, बट हेडेक बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें एक्यूट केसेस में आपने लेना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई थिंक दिस इज़ मस्ट सफिशिएंट, और आपका जो क्वेरी रहा होगा उसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। थैंक यू।